वाला शव, तीनों आरोपी गिरफ्तार। सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग को करोड़ों की सौगात दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हर वर्ग से संवाद किया, प्रयास के बच्चों के साथ बातचीत की और लंच किया। उन्होंने उद्योगपतियों से भी चर्चा की और दुर्ग जिले में भी रायपुर के तर्ज पर होलसेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया। महिलाओं को भी उन्होंने सौगात दी। कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल का लोकार्पण किया और महिलाओं से रूबरू हुए। अमृत मिशन योजना के फेज 1 का भी शुभारंभ किया। जो आज बेरोजगारी दर है 0.6% जो पिछले समय दिया, पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम बेरोजगारी दर कारण यही है। तो हमने लोगों की जेब में पैसा डालने का काम किया और 3 साल में 91,000 करोड़ रुपए हमने दिया। चाहे मजदूरों के हो, चाहे गोबर विक्रेता का हो, चाहे लघु अनुपज का हो, चाहे तेंदू पत्ता विक्रेता हो, चाहे धान का हो, 91,000 करोड़ रुपए हमने दिया। तो उसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। तो अब सवाल उद्योगपतियों का है। केवल आप कोर सेक्टर को तक यदि सीमित रहते हैं उसमें भी हम अवसर दे रहे हैं। कोर सेक्टर से बाहर यदि आप जा रहे हैं उसमें भी आपको अवसर देंगे। उसमें और अधिक कुछ सुविधा चाहते हैं तो निश्चित रूप स्वागत मैं करूंगा। मैं तो पहले अपने प्रदेश के उद्योगपतियों को अवसर देना चाहता हूँ। मैं बाहर गया नहीं, बाहर वालों को बुला भी नहीं रहा हूँ। मेरे ही उद्योगपति मेरे छत्तीसगढ़ सरकार के ब्रांड एग्रीगेटर बन के पूरे देश भर में बता रहे हमारा उद्योग नीति सबसे बढ़िया है। तो इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या होगा। दुर्ग में सीएम भूपेश बघेल ने प्रयास विद्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने शिक्षक बनकर बच्चों को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। उन्होंने बच्चों को लोकतंत्र की बारीकियों से अवगत कराया। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी बच्चों से बातचीत की। इतना ही नहीं, सीएम भूपेश बघेल ने स्कूल के बच्चों के साथ खाना भी खाया। वहाँ पे जो पैदल चलने वाले सिग्नल आता है उसी समय क्लास करें। क्या पहले हम लोकतांत्रिक नहीं थे? सवाल ये तो उत्तर आएगा हाँ, हम लोकतांत्रिक थे। राजा का राज होता तब उसमें राजा के। सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के स्मृति नगर में टेनिस कोर्ट का शुभारंभ किया। स्मृति नगर में बने इस कोर्ट पर 50 लाख रुपए की लागत आई है। मुख्यमंत्री ने कोर्ट के लोकार्पण के समय टेनिस में भी अपना हाथ आजमाया। तो बता दें, ये तस्वीरें देखिए जहां पर सीएम भूपेश बघेल टेनिस कोर्ट में मौजूद है, जहां पर वो टेनिस में हाथ आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बता दें कि इस स्मृति नगर में बने इस कोर्ट पर 50 लाख रुपए की लागत आई है। मुख्यमंत्री ने कोर्ट का लोकार्पण किया है और टेनिस में अपना हाथ भी आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीएम ने टेनिस कोर्ट का शुभारंभ किया और साथ ही साथ तस्वीर सामने आई जहां पर सीएम भूपेश बघेल टेनिस में अपना हाथ आजमाते नजर आए। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय परिचय प्राप्त कर रहे हैं। प्रयास किए गए हैं जिसमें जो खड़े सभी खिलाड़ी हाथ से उनकी विभिन्न। दुर्ग जिले के गंज मंडी में भी आयोजित कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। दुर्ग नगर निगम के 10 करोड़ से अधिक कार्यों का शिलान्यास किया गया। पीएचई विभाग के 21 करोड़ 70 लाख रुपए के लागत के 20 कार्यों और स्वास्थ्य विभाग के 3 करोड़ 70 लाख रुपए के 6 कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इसके साथ ही शिक्षक विभाग के 60 लाख रुपए
के एक कार्य का भूमि पूजन हुआ। सभा में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अंतर्गत 1 से 3 साल तक के 2.5 किलोग्राम से कम वजन के वाले बच्चों की माताएं और 9 यूनिट से कम हीमोग्लोबिन वाली माताओं के लिए गर्भ भोजन का कार्यक्रम आंगनबाड़ियों में चलाए जाने की शुरुआत हुई। इस मौके पर सीएम ने क्षेत्र के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। 500 करोड़ से अधिक राशि के काम दूर शहरी क्षेत्र। स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा, अब हमारा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, ओकर माध्यम से गरीब लड़का मन भी, ओकरो घर के लड़का मन भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाई कर सकत है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार हमारे सरकार के द्वारा काम होते, इनमें कोई कमी नहीं आंदन, ये बात के विश्वास आप लोग दिलात हूँ। अभी जिन बात हमार पार्षद में ना, हमार दुर्ग के नागरिक में जिन सबसे ज्यादा ताली बजाइस कि हॉकी के स्टो टर्फ होना चाहिए, ये मांग भाई अरुण के द्वारा हुए और ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था। जब हमारे यहाँ से बहन अंजू में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में हमारा प्रतिष्ठा दुर्ग दिवा है, तो वहाँ एक हॉकी के स्टो टर्फ होना चाहिए, ये बात के बिल्कुल सहमति होकर मैं घोषणा कर रहा था। दुर्ग शहर के विकास पर लगातार हमारे मन के प्रयास, अभी जैसे कि बाहर के वकील मन वहाँ के निर्माण कार्य पर मांग करीस, ओकरो स्वीकृति हम देन, अभी स्वागत करीस। अभी अब महापौर भी है, बहुत अगर मांग करे, अब बिल्कुल खाली जाओ तीनों ठीक नहीं, तो मैं 10 करोड़ रुपया तो नगर निगम में तत्काल दे के घोषणा ओकरो करा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर केंद्र से धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने कहा, धान से एथेनॉल बनाने से धान खरीदी संबंधित समस्याओं का समाधान होगा, केंद्र और राज्य का बोझ कम होगा, वहीं किसानों को ज्यादा फायदा होगा। केंद्र सरकार केवल उद्योगपति के बारे में सोच रही है और उसे जहां लाभ नहीं दिखता वो बंद कर रहे हैं। तो रेट इस प्रकार से रखिए कि उसे लाभ मिल जाए। दूसरी बात यह है कि जब धान आप प्रोक्योर करते हैं तो धान को पहले सोसाइटी में लाए, सोसाइटी से संग्रहण केंद्र से फिर राइस मिल से फिर उसके बाद मिलिंग करके रेक पॉइंट में और रेक पॉइंट से फिर एफसीआई गोडाउन में। इतने सारे ट्रांसपोर्टेशन, इतने सारे हैंडलिंग, मिलिंग चार्ज, बिजली खर्चा, इस सब का बचत होना है। यदि आप प्लांट खोल दिए इथेनॉल का प्लांट और सीधा किसान उस इथेनॉल प्लांट में ही धान वहीं पे खरीदने की व्यवस्था कर दी जाए, तो सारे ट्रांसपोर्टिंग और सारे खर्चा जो लगता है वो नहीं लगेगा। वो डिफरेंस का पैसा बचेगा, राज्य सरकार भी बचेगा, केंद्र सरकार भी बचेगा। और उसके बाद ये है कि इथेनॉल का जो रेट है धान का, उसे आकर्षक रख दीजिए। प्रदेश में विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 मई से प्रदेश भर का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। सरगुजा से मुख्यमंत्री का दौरा शुरू होगा। 4 से 11 मई तक सरगुजा संभाग में 8 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा होगा। इसके बाद 18 से 20 मई तक बस्तर के 3 विधानसभा क्षेत्रों में रहेंगे। फिर 23 से 27 मई तक बस्तर के 5 विधानसभा क्षेत्रों का जायजा लेंगे। 30 मई से 2 जून तक बस्तर के 4 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से सीएम भूपेश बघेल मुलाकात करेंगे। वहीं 6 जून से 11 जून तक फिर वे सरगुजा और जशपुर जाएंगे। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अचानक किसी गांव पहुंच सकते हैं और लोगों से मुलाकात कर सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, इसकी जानकारी ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। चुनाव को लेकर बीजेपी धार्मिक आधार पर लोगों की जानकारी जुटा रही है। इसके साथ ही बीजेपी ने कमजोर बूथों को तलाशने का काम भी शुरू कर दिया है। 5 मई से सांसदों और विधायकों को कमजोर बूथ तलाशने की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी ने समीक्षा पत्र में हर बूथ पर धार्मिक समीकरण की जानकारी मांगी है। हर बूथ में कितने हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई और अन्य धर्मों को मानने वाले हैं, इसकी जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दी गई है। इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। सीएम भूपेश बघेल और तमाम कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा है।
क्या है, पार्टी के पास हर चीज का डेटा रहना चाहिए। तो इसके पहले जरूरत नहीं पड़ी? पहले, अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे मतलब जानकारी भी अपडेट होती है कि नहीं। तो पहले भी एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल कितने हैं वो सब होता था। इसका मतलब कोई धार्मिक विद्वेष फैलाना नहीं है। धार्मिक विद्वेष तो कांग्रेस फैलाती है, वर्षों से फैलाती रही है। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इसको मूल मंत्र मानते हुए मतलब काम करती है। दरअसल में अभी तक के छत्तीसगढ़ के विधायकों को टिकट काटने का फैसला तो भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। अब इस सांसदों को कैसे निपटाना है, उसे कैसे छुटकारा पाना है, उसके भी रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये रास्ता वही है। अब सांसदों की भी टिकट है वो खतरे में पड़ गया छत्तीसगढ़ में। विष्णुदेव साय कह रहे हैं इसमें दिक्कत क्या है, हालांकि कारण इसके पीछे वो नहीं बता रहे कि कारण क्या है। कारण तो मैं बता रहा हूँ, जो हिडन एजेंडा ये है कि विधायकों की टिकट काटने का फैसला तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कर लिया और उसको सूचना भी दे दी गई कि अब आप नहीं लड़ सकेंगे। के धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर सर्वे करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो हिडन एजेंडा है, फूट डालो और राज करो की नीति शुरू से रही है और जिस ढंग से अन्य प्रदेशों में सामाजिक धार्मिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, उसी ढंग से 2023 के चुनाव में उसी रणनीति पे काम कर रही है। मगर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे कभी पूरा नहीं होंगे। और रायपुर से बड़ी खबर, संविदा विद्युत कर्मचारियों की 44 दिनों से हड़ताल। सीएम हाउस का घेराव करने निकले कर्मचारी, लगातार इनकी हड़ताल देखने को मिल रही है। अपनी मांगों को लेकर लगातार संविदा विद्युत कर्मचारी 44 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं और अब देखा जा रहा है कि सीएम हाउस का घेराव करने के लिए कर्मचारी निकल गए हैं। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो अब उनकी अगर मांगे नहीं पूरी की जाती है, उनकी सुनवाई नहीं होती है, तो वो सीएम हाउस का घेराव करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कर्मचारियों को रास्ते में रोका गया है। दरअसल जब वो घेराव करने के लिए जा रहे थे उस दौरान ही कर्मचारियों को रोक दिया गया है, स्ट्रीट लाइटों को बंद कर दिया गया है। आंदोलनकारियों ने इस दौरान जमकर हंगामा मचाया। फर्जी प्रदर्शनकारी बनकर आंदोलन में घुसे 4 लोग, बता दें इस आंदोलन में फर्जी प्रदर्शन करने के लिए 4 लोग भी घुसे, जिनको पकड़ा गया है। आंदोलनकारियों को पकड़ लिया गया है और लगातार सड़क पर ये आंदोलन जारी है। 2 मांगों को लेकर 44 दिनों से ये धरना दे रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है कि इन संविदा विद्युत कर्मचारियों की जो 2 सूत्रीय मांग है और साथ ही साथ बता दें इन मांगों में नियमितीकरण को लेकर जो मुद्दा है वो ज्यादा गरमाया हुआ है और ऐसे में लगातार उनसे मांग हो रही है कि इनकी मांगों को पूरा किया जा सके। दुर्ग से बड़ी खबर, नेशनल हाईवे पर आग लगने की खबर सामने आ रही है। सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल में आग लगी है। मटेरियल जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया है। इस हादसे के दौरान भिलाई के पावर हाउस के पास की ये घटना बताई जा रही है। आपको बता दें, अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। मटेरियल जलकर पूरी तरह से खाक हो गया है। सड़क निर्माण में जो मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें ये आग लगी और आग लगने से पूरा मटेरियल जलकर राख हो गया है। भिलाई के पावर हाउस के पास की ये घटना बताई जा रही है। साथ ही साथ ये जानकारी भी सामने आ रही है कि अचानक आग लगी और जिससे अफरा तफरी का माहौल भी देखा जा रहा है। तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जहां पर मटेरियल जलकर पूरी तरीके से राख हो गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मिथिलेश जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे हादसे को लेकर? देखिए आयुषी, बताना चाहूंगा कि आग पर तो कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन एक बड़ा हादसा जरूर टल गया है क्योंकि जो मटेरियल रखा गया था वो काफी आग उससे फैल सकती थी। जियोग्रिड मटेरियल माना जाता है जिसमें आग लगी थी ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह में ये आग लगी थी वो रायपुर और भिलाई के बीच का क्षेत्र है जहाँ से हजारों गाड़ियों का आवागमन होता है। ऐसे में वहां पर आग लगी जिससे गाड़ियों का आवागमन पूरी तरह से रुक गया और आग देखते ही देखते चारों ओर फैलने लगी क्योंकि आग जो है फैलती तो और बड़ा नुकसान हो सकता था क्योंकि पावर हाउस जो क्षेत्र है वो न सिर्फ मार्केट है वहां समीप पे बल्कि गाड़ियों का भी आवागमन बहुत होता है। तो समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। मामले में छावनी पुलिस जांच कर रही है। तो एक बड़ी दुर्घटना टल गई आयुषी, क्योंकि यदि ये फैल जाती तो निश्चित रूप से एक बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि पेट्रोल पंप, रेलवे स्टेशन और मार्केट और साथ ही नेशनल हाईवे कहलाता है, इसलिए गाड़ियों की आवाजाही काफी अधिक थी। जी
तमाम जानकारी साझा करने के लिए मिथिलेश आपका धन्यवाद। तो देखा जा रहा है कि अचानक से आग लगी, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और हालांकि अभी तक आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। बलौदाबाजार में टुंड्रा नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। नगर अध्यक्ष गीताराम पटेल अपनी कुर्सी बचा नहीं सके हैं। अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ पारित हुआ, जिसके पक्ष में देखा गया कि 12 वोट पड़े और अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में 3 वोट पड़े हैं। टुंड्रा नगर पंचायत अध्यक्ष को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी क्योंकि उनके विरोध में 12 पक्ष अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 12 वोट पड़े, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी कुर्सी गंवा दी। इस तरह से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राजनांदगांव में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा जल गए हैं। सभी की मौत घटनास्थल पर हो गई। राजनांदगांव के खैरागढ़ के रहने वाले कोचर परिवार देर रात बालौद से शादी समारोह से लौट रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गया। तेज रफ्तार कार पुलिया से टकराने के बाद पलट गई। एक्सीडेंट के बाद गाड़ी में आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, लेकिन तब तक आग भीषण लग चुकी थी और कार जल चुकी थी। लेकिन तब तक कार में सवार दंपत्ति और उनकी 3 बेटियों की मौत भी हो चुकी थी। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक की टीम अब मामले की पूरी जांच कर रही है। राजनांदगांव में हुए हादसे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शोक जताया है। हमारे दामाद थे, ये बालूद से शादी अटेंड करके वापस खैरागढ़ आ रहे थे। खैरागढ़ आने से रात में फिर कैसा क्या हुआ, गाड़ी पलटी हो गई और पूरे जल के 5 लोग थे। 3 मेरी भांजी थी, एक मेरी बहन थी, एक दामाद जी थे। दामाद जी खुद चला रहे थे। दामाद जी की उम्र करीब समझ जाओ 55 साल और सिस्टर की उम्र 51 साल और जो हमारे भांजी है ना, एक का 20 साल, एक का 25 साल और एक शादीशुदा थी वो 30 साल की। तो तिलक की तैयारी के हिसाब से ये लोग रात में शादी से खेलकटी थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंगारपुर और गोपालपुर गांव है, वहाँ पे मेन रोड में ही और उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हुआ और जो पुल के डिवाइडर है वहाँ से टकरा के एक्सीडेंट होने पश्चात आग लग गई, जिसमें उनकी सभी सदस्य, जिसमें 5 लोग थे परिवार के, उनकी मौके पे जलकर डेथ हो गई। तत्समय पुलिस पार्टी सूचना के आधार पर वहाँ पर पहुँची थी और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।